विद्यार्थी मित्रों, मेरे इस YouTube चैनल कार्टोसैट पब्लिकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईओएस के महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आखिर एनआईओएस में बच्चे फेल क्यों होते हैं? तो चलिए हम आज इस कॉपी और पेन के जरिए समझते हैं कि एनआईओएस में बच्चे फेल क्यों होते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास 6 मंथ हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, जिसमें से सभी बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी इसी कवर के अंदर आते हैं। हमारे पास 6 मंथ, इससे ज़्यादा हमारे पास समय नहीं होता है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, जिसमें से हमारा 3 मंथ चला जाता है प्रैक्टिकल, टीएम में और भी बाकी चीज़ें करने में। बचा है हमारे पास 3 मंथ। यानी आपको एनआईओएस में एग्ज़ाम पास करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 मंथ ही ज़रूरी है, और इसी में आपको या तो टॉपर बनना है, या तो फेलियर बनना है, या तो एक एवरेज स्टूडेंट बनना है। तो आइए जानते हैं मैंने इस 3 मंथ में कौन-सी स्ट्रेटजी अपनाकर मैंने भी एनआईओएस में एक अच्छा स्कोर किया था, और मैंने कौन-कौन सी बुक का इस्तेमाल किया, और मेरे नोट्स क्या थे, और कौन-कौन सी चीज़ों का मैंने बाहर से सामान लाया या साधन लाया, कैसे मैंने इस्तेमाल किया जो एनआईओएस में मुझे एक अच्छा स्कोर दिया। तो चलिए सबसे पहले हम 3 मंथ का रूल फॉलो करते हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं सुबह 4 बजे से 9 बजे वाला स्ट्रेटजी अपनाता था। यानी 4 से 9 सबसे हार्ड सब्जेक्ट मैं इस्तेमाल करता था, जैसे फिजिक्स हो गया, फिर केमिस्ट्री हो गया। उसके बाद मैं इनके फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स और भी बाकी चीज़ें सॉल्व करता था। तो चलिए सबसे पहले फिजिक्स। सबसे पहले हमको फिजिक्स के सारे थ्योरी, फिजिक्स के जितने भी थ्योरी हैं आपको एक-एक अच्छे से कंसेप्ट वाइज माइंड में होने चाहिए, रटना नहीं हमें। विद्यार्थी मित्रों, मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट को हमें रटना नहीं है, क्योंकि रटने से हमारा माइंड ऑफ कंसेप्ट्स नहीं बढ़ेगा, और एनआईओएस एग्जाम माइंड ऑफ कंसेप्ट्स पे होता है, ना कि किसी टीचर और एजुकेटर के कहने पर कि आप ये सैम्पल पेपर सॉल्व कर लीजिए, आप ये वाला नोट्स ले लीजिए, आप ये वाला बुक ले लीजिए, तो आपको अच्छे स्कोर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सब कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कौन से नोट्स बनाओगे, आप कैसा क्या करोगे, जो आपके एनआईओएस एग्ज़ाम में आपको टॉपर भी बना सकता है, या तो सिर्फ 33% या तो 40% के आसपास इतने ही नंबर आ सकते हैं। तो देखते हैं हम। आपको क्या करना है, कोई भी एक सब्जेक्ट लेना। जैसे मैं ले लेता हूँ साइंस। साइंस में अगर मान लीजिए मेरे पास 19 चैप्टर है, तो 19 चैप्टर में तो आप सबसे पहले इसके वैल्यूएबल चैप्टर देखेंगे। सिंपल सी बात है, सभी स्टूडेंट्स यही करते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम होता है। 3 मंथ में 19 चैप्टर तो पढ़ नहीं पाएंगे। सबसे पहले वो क्या करते हैं कि एक वैल्यूएबल चैप्टर देखते हैं। वैल्यूएबल चैप्टर में जिसमें से 7-8 वैल्यूएबल चैप्टर होते हैं, जिसमें से आपके क्वेश्चन बनते हैं कुछ 1200 के आसपास। 7-800 में 12 यानी 7 के आसपास बने हैं, तो यानी 8400 क्वेश्चन बनेंगे। मतलब आप 3 मंथ में यही बैठकर पढ़ेंगे अच्छे से, कि 8400 क्वेश्चन जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, तो एक ही चीज़ हो सकता है, या तो आप फेल हो सकते हैं, टॉपर तो बिल्कुल नहीं बन सकते। हाँ विद्यार्थी मित्रों, मैं सही बोल रहा हूँ कि आप टॉपर तो बिल्कुल नहीं बन सकते, फेल 100% होना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले वैल्यूएबल चैप्टर देखिए, लेकिन वैल्यूएबल चैप्टर में से आप इतने सारे क्वेश्चन मत कीजिए, और आप थ्योरी भी मत कीजिए। आपको करना क्या है वो मैं बताता, और मैंने ऐसा क्या किया था कि मैंने 3 मंथ के अंदर ही अंदर एक अच्छा एनआईओएस में स्कोर प्राप्त किया था। सबसे पहले मैंने क्या किया, 7 कोई भी मैंने एक चैप्टर से, कोई भी वैल्यूएबल चैप्टर कितने भी होते हैं जो एनआईओएस बनाता है या उनके प्रोफेसर या बुक्स लिखने वाले, वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 वैल्यूएबल चैप्टर बनाते हैं। वैल्यूएबल चैप्टर में मैं क्या करता था, फर्स्ट उनके चार्ट देखता था। चार्ट जो होते हैं, बॉक्स चार्ट देखता था। उस चार्ट के अंदर उनकी सारी चीज़ों को मैं एक ब्लैंक पेपर पे, जैसे मेरे पास अभी ये ब्लैंक पेपर है, ऐसे ब्लैंक पेपर पे मैं चार्ट को बनाता था और दीवार पर चिपका देता था।
जिससे मेरे माइंड ऑफ कंसेप्ट बना रहता था। दूसरी चीज़ मैं क्या करता था, थ्योरी के लिए ये पढ़ता था मैं कि थ्योरी साइंटिस्ट ने लिखा क्या है इसमें। ये नहीं कि मुझे जैसे मान लीजिए आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी, ऐसा नहीं। मैं ये देखता था कि ये ए स्क्वायर आया है तो इसका मतलब ये यहाँ है, ये दो यहाँ है, इसके लिए आया है। मैं ऐसा करता था, मैं हर चीज़ को कंसेप्ट वाइज समझता था और मेरे नोट्स मैं खुद बनाता था, जिसकी वजह से मैं आज नीट और एनआईएस में भी एक अच्छा स्कोर प्राप्त किया था। मैंने 2018 के आसपास एनआईएस में एग्ज़ाम दी थी और आज मैं एक बीएचयू यूनिवर्सिटी से मैंने मेडिकल साइंस में पढ़ाई पूरी कर ली और आज मेरे नाम के आगे भी डॉक्टर भी लगता है विद्यार्थी मित्रों। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये सारा स्ट्रेटजी और कंसेप्ट था। तो अब आपको क्या करना है इसमें सबसे मेन और फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप अपने नोट्स खुद बनाओ। सबसे पहले आप अपने नोट्स खुद बनाओ और उस नोट्स को बना के देखो कि ये नोट्स क्या एक प्रोफेसर या एजुकेटर जो पेपर बनाते हैं, जो एग्ज़ाम में पेपर बनाते हैं, उनके अनुसार ही आपको दिमाग लगाना है। क्योंकि आप किसी यूट्यूबर या फिर किसी यूट्यूब से नोट्स मिल गए या फिर किसी ने आपको कुछ दे दिया या फिर कुछ अलग चीज़ें आपको मिल गई, तो वो सिर्फ़ चूरन की पुड़िया बनाने में काम आएगा विद्यार्थी मित्रों, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। या तो आप किसी अच्छे से रेफस बोलते हैं जिसको, भंगार का सामान, आप उन्हें अपनी बुक्स दे सकते हैं। बाकी कुछ अच्छे से काम नहीं आएगा। आपके काम आएगा तो सिर्फ़ आपका एक नोट्स और सैंपल पेपर करने से आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे कितनी जल्दी, क्योंकि एनआईओस में पेपर्स टाइम से लेते हैं और टाइम से देते हैं, ये कभी नहीं होता है। क्योंकि हमें जितने टाइम पे वो देते हैं उससे पहले टाइम पे हमें उनको देना पड़ता है। इसलिए आप सैंपल पेपर्स अपनी स्ट्रेटजी बढ़ाने के लिए कीजिए, ना कि ये सोच के कीजिए कि मान लीजिए कि मुझे सैंपल पेपर मैंने ले लिया है विद्यार्थी मित्रों, तो उसमें से एग्ज़ाम में आएगा और मैं पास हो जाऊँगा। ये तो आप गलतफ़हमी छोड़ दीजिए। आपको करना क्या है कि सबसे पहले मैंने एक बुक इस्तेमाल की थी 2018 के आसपास, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। आप सभी ने इन सब का नाम सुना ही होगा। एससी वर्मा की कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स आती है, मैंने इसका इस्तेमाल किया था। इसलिए नहीं कि मुझे एक अच्छा स्कोर प्राप्त करना है, बस मुझे ये समझना था कि आखिर एससी वर्मा जैसे बड़े लेखक भी इसमें ऐसा क्या लिखते हैं कि जो हमारे दिमाग से परे हो, और हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो बाद में हमें पता चला कि ये अपनी बुकों में कुछ भी ऐसा नहीं लिखते हैं जिससे हमें एग्ज़ाम में फ़ायदा हो या फिर ऐसा। बस हमें ये समझाना चाहते हैं इन लेखकों की एक महानता की, समझाना चाहते हैं कि आप देखिए कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में और जेईई एडवांस या फिर नीट एग्ज़ाम्स हो या फिर यूपीएससी हो, जैसे बड़ी-बड़ी बैंक एग्ज़ाम हो, ये सब हमेशा क्लियरनेस देते हैं कि यही चीज़ फ़ॉलो करोगे तो आपको भी ऐसा ही नंबर आएगा। ये नहीं कहते हैं कि आप ये चीज़ ले लीजिए तो आप 100% स्कोर ही करेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने अपने 8 से 9 साल के पढ़ाई के करियर में तो ये चीज़ ज़रूर देखा है कि कोई भी बाहर का नोट्स, बुक्स हमारे काम नहीं आता है। जो भी काम आता है हमारा माइंड ऑफ कंसेप्ट्स काम आता है, और माइंड ऑफ कंसेप्ट के बेस्ड पर ही विद्यार्थी मित्रों आप बड़े-बड़े लोगों का इंटरव्यू ले सकते हैं। अब आप किसी इंटरव्यू में जाके ये कह सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ आता है, क्यों? क्योंकि आपका माइंड ऑफ कंसेप्ट तेज रहेगा। जब आपका माइंड ऑफ कंसेप्ट ही तेज नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए एनआईओएस एग्जाम में टॉपर बनने के लिए आपके पास माइंड ऑफ कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैंने माइंड ऑफ कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी मित्रों साइंस कक्षा 10 के लिए भी एक अपना टेक्स्ट बुक टाइप जो आता है नोट्स, उसको मैंने पब्लिकेशन किया है। अगर आप सबको अच्छा लगता है तो परचेस कीजिएगा, और नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है। बाकी आप अपने नोट्स और एनआईओस की बुक्स, आप एनआईओस की मटेरियल जो होता है बुक्स, आप उसका देख सकते हैं कि उनकी वेबसाइट पे उनकी बुक्स होती है, पर आप उसमें देखेंगे कि 19 चैप्टर यानी 84 यानी 8500 के आसपास उसमें क्वेश्चन होते हैं। तो 8500 के आसपास क्वेश्चन आप करने बैठेंगे तो एग्ज़ाम तो 3 ही महीने में है।
एग्ज़ाम 3 मंथ में, यानी आपका तो 8500 क्वेश्चन आप करते-करते कितना करेंगे? आप करके दिखाइए मुझे। कर लीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। आपके पास सिर्फ़ एक ही चीज़ है, माइंड ऑफ कंसेप्ट, क्योंकि एनायोस माइंड ऑफ कंसेप्ट पे लेता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि माइंड ऑफ कंसेप्ट का जो एग्ज़ाम होता है कितना बेहतरीन होता है। एनायोस कैसे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है। मान लीजिए मेरे पास ये रहा फोटोसिंथेसिस। हमने फोटोसिंथेसिस की परिभाषा याद कर ली, लेकिन एनायोस कहता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। जब आपको ये पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, तो आपको तो परिभाषा रटने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर उससे एनायोस अगर 4 क्वेश्चन भी बनाएगा, तो इसका मतलब है कि वो 4 क्वेश्चन आपको आएगा। और अगर आपने फोटोसिंथेसिस परिभाषा याद की है, तो 4 क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। विद्यार्थी मित्रों, मैंने भी यही किया था कि जब हमारे नीट की तैयारी के समय भी हमें ऐसा ही करता था कुछ। जैसे कि मुझे कोई चीज़ अगर देखना है, तो आप देख सकते हैं, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए मैंने अभी एक एग्जांपल लिया है C6H12O6 वाला ग्लूकोज का। तो आप इसमें देखेंगे कि कार्बन के कितने अणु हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, लेकिन आप ये देखें कि कार्बन इतने अणु लाया कहाँ से, हाइड्रोजन कहाँ से लाया। तो फिर आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है कोई चीज़ की। माइंड ऑफ कंसेप्ट जब आपने लगाया, तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आया C6H12 पे, देखेंगे आप कि ये प्रकाश से लाया, तो आपने प्रकाश लगा दिया यहाँ पे। आपने यहाँ पे सूर्य का प्रकाश इस्तेमाल कर लिया हीट ऑफ एनर्जी से, तो आपको आगे का आंसर खुद ही मिल जाएगा। जिससे एनआईओज भी कभी ऐसा पेपर बनाएगा, क्योंकि एजुकेटर्स और प्रोफेसर जो पेपर बनाते हैं, वो कोई बेवकूफ़ नहीं होते हैं। ना यूट्यूबर्स की तरह और ना हम जैसे विद्यार्थियों की तरह। वो हमेशा यही देखते हैं कि आप जितने भी भारत के बड़े बड़े और भी जितने भी बड़े पब्लिकेशन हाउस है, जितने भी सब पेपर्स बनाते हैं, उसमें से वो एग्ज़ाम में नहीं देने वाला, क्योंकि उनको खबर है और उनको अच्छी तरह से पता है कि अगर हमने इसमें से इनको दिया, तो ये तो सब कर लेंगे, तो हमारी क्या वैल्यू रहेगी। क्योंकि पेपर्स बनाने वालों को ये कहा जाता है विद्यार्थी मित्रों, कि आप ऐसा पेपर बनाइए कि जो बाकी बोर्ड से भी थोड़ा डिफरेंट हो, अलग हो, क्योंकि उनको भी इसी चीज़ की सैलरी दी जाती है। तो आप जान सकते हैं कि इस काम को करने के लिए जब किसी व्यक्ति को सैलरी प्रोवाइड की जाती है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको भी इस चीज़ की सैलरी दी जाएगी या किसी चीज़ की प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप भी कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाएंगे। अगर आप 10वीं में हैं, तो आपको कक्षा 7 के बच्चों के लिए एक पेपर बनाने को अगर मैंने कहा या किसी ने भी कहा, तो आप ऐसा पेपर नहीं बनाएंगे। तो आप अपने अंदर का वो टीचर वाला फीलिंग्स उनको दिखाएंगे ज़रूर कि हाँ, कि भाई मैं एक टीचर हूँ और ऐसा पेपर बनाया। तो आप विद्यार्थी मित्रों ये चीज़ सोच के रखिए कि नायोस में पास करने के लिए आपके पास कंसेप्ट्स ऑफ बेस्ड माइंड बहुत ज़रूरी है। और इसी के तहत हमने कंसेप्ट ऑफ बेस्ड माइंड के तहत कक्षा 10 और 11 12 10th 11th और 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और साइंस और बाकी सब्जेक्ट्स को भी हम धीरे धीरे प्रिंटिंग करवा रहे हैं। इस कंसेप्ट बेस्ड के माइंड के तहत हमने एक 10वीं के लिए भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक अच्छी बुक्स तैयार की है। आप हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में कार्टोसेट पब्लिकेशन में जाके आप पीडीएफ व्यू देख सकते हैं। अगर आपको कोई शिकायत है या तो कुछ है कि इसमें सर कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसको क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं आपको 70% ये गारंटी देता हूँ कि नोट्स आप अपने नोट्स खुद बनाइए, और किसी भी पब्लिकेशन, चाहे वो मेरा खुद का ना हो, मेरा खुद का भी पब्लिकेशन आप देखेंगे कि मैंने भी थ्योरी बेस्ड वही चीज़ें बनाई हैं जो माइंड ऑफ कंसेप्ट में पूछा जाता है। बाकी मैंने उसके अंदर ना सवाल रखा है वो ना, क्योंकि आपको मान लीजिए कि एक व्यक्ति 150 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से बॉल फेंक रहा है और दूसरा व्यक्ति 250 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से हिट कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी स्पीड बढ़े ही, क्योंकि वो व्यक्ति 6 नहीं मार सकता है तो 4 ही मारेगा, या फिर वो ढकलन वाली बॉल भी मार सकता है, तो इसकी स्पीड कम भी हो सकती है। अगर आपको बल और गति की थ्योरी कंसेप्ट याद है, तो आप ऐसे सवालों को एनआईओएस में बहुत अच्छे से कर सकते, क्योंकि एनआईओएस किसी से बहुत हार्ड सवाल विद्यार्थी मित्रों नहीं पूछता है। आप मेरे सैंपल पेपर उठा के एक बार चेक करना है, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि एनआईओएस कैसे पूछता है सवाल। आप 12th बायोलॉजी में एनआईओएस ने एक सवाल पूछा है कि किसी के खून का रंग अगर
लाल है तो उसके वर्णक होने की कहानी क्या है? अब मुझे बता सकते हैं कि ये बातों-बातों में भी विद्यार्थी मित्रों उत्तर दे सकता है कोई भी। लेकिन आप क्या बातों-बातों में आप ऐसे स्टूडेंट से नहीं जुड़े हैं कि जो आपके साथ बायोलॉजी वाला हो, जेईई एडवांस नीट वाला हो। तो एनआईओएस एक बहुत सरल टॉपिक है और वाइवा जैसे चैप्टर्स को लेके भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि वाइवा में जितना आप लोगों को बताया जाता है कि वाइवा में क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे मुझे कि सर आप बताएं, तो मैं वाइवा की एक रियल हकीकत वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि वाइवा में क्या पूछा जाता है और प्रैक्टिकल फाइल क्या सच में ले जाना ज़रूरी है वहाँ पे। तो मैं आपको सब बताऊंगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप मेरा पीडीएफ व्यू व्हाट्सएप कैटलॉग से अवश्य देखिएगा। और अगर यह वीडियो मेरा पसंद आया है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।